और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बाड़मेर से इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर बाड़मेर में एक बार फिर से सायरन बजे हैं और जिले में 8 बजे से ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है और करीब 8:30 बजे से लगातार खतरे का सायरन बज रहा है। जिला प्रशासन लोगों से लाइट बंद करने के लिए अपील कर रहा है। हर गली मोहल्ले में मुनादी कराई जा रही है और सभी लोगों से लगातार लाइट जो है वो बंद करने के लिए कहा गया है। हालांकि ब्लैकआउट कर दिया गया है और जो भी पावर बैकअप अगर किसी के घर पर है तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि आप जो है पूरी तरीके से इसमें सहयोग करें। ब्लैकआउट का जो नियम है उसका पालन जरूर करें और करीब 8:30 बजे से लगातार जो खतरे का सायरन है वो बज रहा है। बाड़मेर शहर में एक बार फिर आज ब्लैकआउट लागू हो चुका है। आप देखिए खतरे का सायरन लगातार यहाँ पर बज रहा है। साथ ही साथ बाड़मेर पुलिस यहाँ पर लोगों से वाहनों की हेडलाइट बंद रखने की जो है अपील की जा रही है, समझाइश यहाँ पर की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी यहाँ आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं कि देखिए पूरी तरह से शहर में मुनादी करवा दी जा रही है और साथ ही साथ खतरे के सायरन जो है लगातार बज रहे हैं। आप देखिए कि पूरी तरह से जो वाहन चालक है, जो दुपहिया वाहन चालक है, वो किस तरह से अपनी लाइटें बंद कर जो अपने घर को जा रहे हैं। आप देखिए कि पूरी तरह से बाजार में जो है अंधेरा ही अंधेरा है। हर जगह जो है ब्लैकआउट की पालना की जा रही है, लेकिन कुछ वाहन जो है जो सड़कों पर चल रहे हैं। पुलिस सिविल डिफेंस की टीमें लगातार इन लोगों से समझाइश कर रही है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात की जो कल सीज फायर हुआ था उसके उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है भारत के कई इलाकों में हमला करने का प्रयास किया था। बाड़मेर में भी कई ड्रोन देखे गए थे और साथ ही साथ कई इलाकों में धमाके की आवाज भी सुनाई देती है। आप देखिए कि लगातार कुछ वाहन चालक जो लाइट चालू करके आ रहे हैं, पुलिस और सिविल डिफेंस के लोग जो है उनसे समझाइश कर रहे हैं, उनसे लाइट बंद करवाई जा रही है। आप देखिए कि एक बार हलचल यहाँ पर बढ़ी है। पुलिस प्रशासन की अधिकारियों के वाहन है जो यहाँ पर आए हैं और लगातार जो है बाजार के अंदर मुनादी करवा दी जा रही है। वाहन चालकों से समझाइश की जा रही है ताकि पूरी तरह से ब्लैकआउट रहे। लोगों से घरों में रहने की जो है अपील की जा रही है, सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है ताकि किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं हो। क्योंकि ब्लैकआउट को रात को भी कुछ ड्रोन की एक्टिविटी यहाँ पर देखी गई थी, तो ऐसे में जिला प्रशासन को आज आदेश आता है, इसलिए एहतियात के तौर पर आज ब्लैकआउट बुला गया था। और इसी की पालना को लेकर पुलिस, सिविल डिफेंस के अधिकारी, स्वयं सेवक और जो कार्मिक हैं वो लगे हुए हैं। पल पल की अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। बाड़मेर जिले में किस तरह के हालात हैं, अभी जो फिलहाल है खतरे का सायरन जो बज रहा है और इसकी अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। बाड़मेर से राजू माली, एनडीटीवी, राजस्थान। तो यानी कि सीज फायर के बाद भी लगातार अभी एहतियाती तौर पर अभी इलाकों के अंदर ब्लैकआउट किया गया है और जो बॉर्डर के खास करके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अभी इसी तरीके से नियमों का पालन किया जा रहा है। लेकिन बाड़मेर के अंदर जो तस्वीरें हैं, अब इस बीच जानकारी जैसलमेर से भी मिल रही है, जहां पर सरहदी इलाके में ब्लैकआउट शुरू हो चुका है। लोगों से दुकानें बंद करने के लिए कह दिया गया है और दुकानें बंद कर घर के अंदर रहने को कहा गया है और जैसलमेर में एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं और आम लोगों से नियमों के पालन करने की अपील भी हो रही है। तो ये आप देख रहे हैं, मुनादी कराई जा रही है और साथ ही लोगों को बताया जा रहा है कि अभी भी आप एहतियात बरतें, आप अपने घरों में चले जाएं, सुरक्षित रहें और साथ ही ब्लैकआउट के जो नियम हैं उनका आप पालन करें। तो सरहदी इलाके में ब्लैकआउट अब शुरू हो चुका है और क्योंकि 7 बजे के बाद से अंधेरा हो जाता है और उसी के बाद से जो अलग अलग जगहों पर ब्लैकआउट है वो भी शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे पीछे जो है जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है, दुकानें वगैरह बंद कराए जा रहे हैं और लोग अपने आप यहाँ पर अपना सामान समेट के जा रहे हैं। ये जो है इलाका, ये जैसलमेर शहर का मेन मार्केट प्लेस है, इसे हनुमान चौक कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ और जो पुलिस है वो यहाँ पर लोगों को अनाउंसमेंट करके भी और लोगों को वैसे भी यहाँ से कह रही है कि वो जल्द अपने घर जाए। देखिए सीज फायर का अनाउंसमेंट होने के बावजूद फिर भी लगता है यहाँ पर जो अलर्टनेस है वो साफ दिखाई दे रही है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट है और बॉर्डर पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी ढिलाई बरती जाएगी। जब तक सिचुएशन बिल्कुल काम नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है, ये स्थिति रहेगी। शुरुआती दिन की शुरुआत में करीब कहा गया था कि 11:30 बजे ब्लैकआउट होएगा,
लेकिन फिर शाम को पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की उसमें उन्होंने कहा कि 7:30 बजे से ही ब्लैकआउट होगा और सबको घरों में रहने की हिदायत दी गई है। तो पुलिस इसमें एक्टिवली सबको घर भेज रही है, क्योंकि कल देर रात को यहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा पे कुछ ड्रोन का मूवमेंट ज़रूर हुआ था और जो हमको पुलिस सोर्सेज ने बताया है कि जिस तरह से एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई है डिस्ट्रिक्ट्स में या ऑगमेंट किया गया है पुलिस स्टेशंस को, तो उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। अभी फिर भी वो अलर्ट मोड पे ही रहेंगे और अभी सब चीज़ों को बंद ही किया जाएगा। 7:30 बजे से सबको ब्लैकआउट है यहाँ पर पूरी तरह से। बिल्कुल 7:30 बजे से ब्लैकआउट है सुरक्षा की दृष्टि से, और जो भी प्रदत्त निर्देश है उन निर्देशों की पालना में ब्लैकआउट करवाया जा रहा है ताकि आम जन सुरक्षित रहे और लाइट है वो नहीं करनी पड़े, क्योंकि ये स्वाभाविक चीज़ है कि अभी अगर कोई प्रतिष्ठान खुला रहेगा तो रोशनी करेगा, तो इनको समय पर बंद करवाया जा रहा है। 7:30 बजे से सुबह कब तक है? 7:30 से सुबह 6 बजे तक का है, तो लाइट करनी नहीं है अपने को, यानी कि अभी भी स्टेट ऑफ अलर्टनेस जारी है। अलर्टनेस अभी भी जारी है और हमें तब तक अलर्ट रहना है जब तक पूर्ण रूप से शांति नहीं। क्या गुहार लगाना चाहेंगे? लोगों से यही गुहार है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेट ऑफ अलर्टनेस जो है वो प्रशासन को साफ इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि अलर्ट रहना है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो जाएं, अपने घरों में जाएं और यहाँ पर नहीं रहें शाम के टाइम, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर लाइट, जैसे आपने सुना वो कह रहे थे कि जैसे लाइट अगर जलाया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं लाइट की वजह से एक सिक्योरिटी की दृष्टि से खतरा पैदा हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि ये जो बॉर्डर एरिया है, सारे बॉर्डर टाउन्स में, राजस्थान के जो सारे बॉर्डर टाउन्स में, उसमें एक ही नियम लागू रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर्स। वो ये है कि शाम से ब्लैकआउट रहेगा। पुलिस जो है, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स जो यहाँ पे भेजी गई है वो तैनात रहेगी और कहीं पे भी बीएसएफ या जो है वो भी लेवल ऑफ हाई अलर्टनेस पे है, यानी कि जो पूरा वेस्टर्न बॉर्डर है वो स्टेट ऑफ हाई अलर्टनेस पर रहेगा। जैसलमेर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। और श्री गंगानगर से खबर सामने आ रही है, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और इसके बाद से ही सुबह से बाजार खुल गए और सीमावर्ती इलाके के गांव में भी बाजार जो है खुल गए थे। सीमावर्ती इलाकों के एक गांव से जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रदीप सुथार ने। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद पूरे गंगानगर जिले में हालात सामान्य हैं। लोग हैं वो यहाँ पर घरों से बाहर हैं और वहीं जो लोग हैं वो अपने जो रोज़ाना का जीवन यापन है वो यहाँ पर लोग कर रहे हैं। अभी इस वक्त मैं एक सीमावर्ती इलाके के एक गांव में मौजूद हूँ। हम उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर जिस तरीके से जो दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ है, युद्ध से पहले क्या हालात थे और अब इन गाँवों के क्या हालात हैं। आप बताएं कि जिस तरीके से जो सीज फायर हुआ था उससे पहले के क्या हालात थे यहाँ पे? उसके पहले के भी यही हालात थे और अब भी वही हालात हैं, कोई फ़र्क नहीं आया। जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, क्या मानते हैं? वैसे सीज फायर हुआ है तो दोनों देशों के लिए अच्छा है, होना भी चाहिए था। और आपस में ये झगड़ा जो करते हैं, और पाकिस्तान ये झगड़े से बाज नहीं आएगा कभी भी। हाँ, उसका तो ये धैर्य है, मतलब ये हो गया ध्येय ही उसका तो बन गया है, क्योंकि वहाँ जो हमारे तो यहाँ प्रजातंत्र है हिंदुस्तान के अंदर और सिस्टम से ये जो सरकार चलती है, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ आर्मी का राज है। तो प्रधानमंत्री तो उनका ऐसे ही है, मिट्टी का मादो ही समझो वो, क्योंकि वो तो आर्मी से जो बात करके ही अपना कोई निर्णय लेता है, उसको अपने खुद का निर्णय तो वो ले नहीं सकता। या उनके जो पाले हुए उग्रवादी लोग हैं वो अपना हिसाब किताब रखते हैं, वो ही ये शरारतबाजी करते रहते हैं आए दिन। पहले मतलब कि जैसे सरकार के निर्देशों के अनुसार 7 साढ़े 7 बजे तक मतलब कि अंदर चले जाते, लाइटें वगैरह ऑफ कर लेते थे और जो हमारे बीएसएफ वाले हैं और पुलिस वाले हैं वो गांव में घूमते थे और सिक्योरिटी वगैरह अच्छी थी। अब थोड़े से हालात थोड़े से सही तो लगे हैं, बाकी अभी आगे का कह नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला तो नहीं है। तो ये वो बॉर्डर इलाके के गांव हैं जिनमें हालात है वो पूरी तरीके से सामान्य हैं, क्योंकि इन गाँव के लोगों का मानना है कि
जिस तरीके से सीज फायर हुआ है उससे पहले ही कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। हालांकि वो लोग प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो करते थे और आगे भी ज़रूरत पड़ने पर वो प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। एनडीटीवी के लिए श्री गंगानगर से प्रदीप कुमार। और भारत पाकिस्तान के बीच अब सीज फायर हो चुका है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों में राजस्थान के रहने वाले हमारे देश के जवान ने देश की रक्षा में अपनी जान न्यौछावर कर दी। लेकिन जब शहीद का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा तो सभी ने नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी। कपकपाते हुए लफ्जों से निकले ये चंद शब्द इतने भारी हैं कि इसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई हों, अगर उसको अपनी आंखों के सामने विदा करना पड़े तो कितना भारी होगा। देश की सेवा में जिसने अपनी जान हंसते हंसते न्यौछावर कर दी हो, उसके अपनों से पूछो क्या होता है अपनों को खोने का दर्द। और ये दर्द दिया है पाकिस्तान ने। दरअसल जम्मू कश्मीर के उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले में सुरेंद्र कुमार सिंह शहीद हो गए, जिसके बाद शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा का पार्थिव देह मंडावा पहुंचा, जहां मेहरादासी गांव के शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। आज हमारे पूर्व के लाल सुरेंद्र मोगा जी जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बलिदान हुआ है, हम सब यहाँ सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे उनके परिवार वालों को सबको उनका सांत्वना प्रदान करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। और ऐसे बहादुर से हमें सबको एहसास भी करा के गया है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हम सब मिलकर तैयार हैं। अत्यंत दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में जिस परिवार का चिराग देश की सेवा के लिए समर्पित हो गया, उस परिवार के वियोग के साथ हम सब सम्मिलित हैं। हमें भी अत्यंत दुख है। पाकिस्तान की जो कायराना हरकत थी, कोई मिसाइल अस्पताल पे उसका टुकड़े गिरे जिससे हमारे सैनिक शहीद हुए, कुछ चोटिल भी हुए, कोई शहीद, ये हमारे सैनिक भी उसमें शहीद हो गए। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हम सब शोक संतप्त परिवार के साथ में। दरअसल जम्मू कश्मीर के उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले में सुरेंद्र कुमार देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। जिसके बाद शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा की पार्थिव देह मंडावा पहुंची, जहां पर फूलों से सेना के ट्रक में सुरेंद्र कुमार मोगा के पार्थिव शरीर को मेहरादासी गांव रवाना किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में युवा गाड़ी और बाइक के साथ शामिल हुए। करीब 1.5 घंटे में ये तिरंगा यात्रा मेहरादासी गांव पहुंची, जहां पर शहीद वीरांगना सीमा के अलावा परिवार के सदस्यों ने शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद पार्थिव देह अंत्येष्टि के लिए रवाना हुई। कुमार मोगा देश की आन बान शान और देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए हैं। हमें प्राउड है ऐसे हमारे बेटों पे, ऐसे हमारी देश की सेना पे, सैनिकों पे। और निश्चित रूप से ये जो झुंझुनू, सीकर, चूरू जो शेखावाटी का इलाका है, इसमें हर घर में देश का जज्बा लेकर के पैदा होते हैं और देश की आन बान शान और एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। हर घर में आपको शहीद परिवार या सैनिक परिवार मिलेगा।
तो हमें प्राउड है हमारी सेना के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे शहीदों के ऊपर। आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि शरीर की जो आत्मा है उसको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और इनके पूरे परिवार को जो वज्रपात हुआ है दुखों का उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करे। चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज हमारे राजस्थान के लाल ने माँ भारती की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। ये शहादत हर एक हिंदुस्तानी के लिए कर्ज है, उस परिवार का ये कर्ज चुका नहीं सकते हम लोग। आज जिस प्रकार के हालात बॉर्डर पर बने, हमारी सैनिकों ने जिस प्रकार से आतंकियों को, पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ इस चीज का जवाब दिया, और आज देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई, वहां आतंकियों के द्वारा की गई, और हमारे निहत्थे लोगों को उन लोगों ने निशाना बनाया। जरूरी था कि ऐसे लोगों का अंत किया जाए, उनको इसका माकूल जवाब दिया जाए। हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने इसका जबरदस्त जो है मैं कहना चाहूंगा मुंह तोड़ जवाब दिया है। शहीद के अंतिम सफर में आम जनता से लेकर नेता तक सभी शामिल हुए और सभी ने शोक जताया। लेकिन सवाल ये कि आखिर आतंकवाद और उसको पनाह देने वाले पाकिस्तान को आखिर कब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज अली की रिपोर्ट। और झालावाड़ से इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर फांसी के फंदे से झूलती एक छात्रा मिली है और सारोल सीएचसी के डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है और 15 वर्षीय मृतका ने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। तो फिलहाल जानकारी मिल रही है, जहां पर फांसी के फंदे से झूलती एक छात्रा के बारे में जानकारी मिली है और सारोल सीएचसी के डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और साथ ही 15 वर्षीय मृतका ने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, लेकिन परिजनों ने पुलिस कार्रवाई और पोस्टमार्टम से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो ये इस बीच जानकारी मिल रही है। आपको बता दें ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको बता दें कि 15 वर्षीय मृतका जो कि 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, परिजनों ने पुलिस कार्रवाई और पोस्टमार्टम कराने से फिलहाल इनकार कर दिया है। झालावाड़ से खबर है, जहां पर सारोल सीएचसी के डॉक्टरों ने उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और 15 वर्षीय मृतका ने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। रियाज खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रियाज, बताइए क्या जानकारी आपके पास? रियाज, मुझे सुन पा रहे हैं आप? झालावाड़ जिले के जी बताइए। झालावाड़ जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के सारोला की ये घटना है, जहां पर एक 15 वर्षीय छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगा लिया। क्या कारण रहे ये स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उसके जो परिजन है उन्होंने पुलिस की कार्रवाई से भी इनकार कर दिया है और पोस्टमार्टम करवाने से भी इनकार कर दिया है। अभी कुछ ही दिनों पहले छात्रा की परीक्षाएं संपन्न हुई थी और परिजन जैसा कि बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से वो फांसी का फंदा लगा ले। इसलिए सभी लोग आश्चर्यचकित हैं कि आखिर में नाबालिग छात्रा ने ऐसा कदम कैसे उठा लिया। परिजन उनके स्तर पर ही चलता अब इस पूरे मामले की तलाश में जुटे हैं, क्योंकि उन्होंने पुलिस कार्रवाई से इनकार कर दिया है। ऐसे में जो परिजन है अब वो अपने स्तर पर ही पूरे मामले को देख रहे हैं और उन्होंने शव भी अपने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था, इसलिए शव भी उन्हीं को सौंप दिया गया है फिलहाल पूरे मामले में। लेकिन अभी रियाज, शुरुआती तफ्तीश में साफ हो रहा है या परिवार के लोग इस पर कुछ बता रहे हैं, कारण वजह कुछ साफ हुई है? परिवार के लोग अभी सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि उनको जरा भी ऐसी कोई बात नजर नहीं आती कि छात्रा आत्महत्या कर ले, ऐसा कोई कारण उनको नजर नहीं आता। उनका ये कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ ही दिनों पहले छात्रा ने अपनी परीक्षाएं पूरी की हैं, उसके बाद वो बिल्कुल अपनी रूटीन लाइफ, नॉर्मल लाइफ में मस्त थी और अचानक ही उसने ऐसा कदम उठा लिया। परिजन खुद सकते में वो कुछ बता नहीं पा रहे कि आखिर उसने ऐसा क्यों कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज जानकारी के लिए।
और भरतपुर से खबर है, जहां पीपल की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त कर लिया है और साथ ही पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर हलैना वैर सड़क रास्ते पर ये वाहन जब्त किए गए हैं और हलैना पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीपल की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। ये लकड़ियां अवैध तरीके से अलवर के गोविंदगढ़ ले जाई जा रही थी। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।